Hello students, welcome to online classes. This is Gurpreet Singh and today we will discuss about history. अभी आपने 10वीं कक्षा पास की है तो मन में एक सवाल होगा कि आगे कौन सा विषय चुनें और कुछ बच्चों ने सोचा है कि हम हिस्ट्री चुनेंगे। तो हिस्ट्री है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर एक औपचारिक या फॉर्मल बात की जाए तो हिस्ट्री है जो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से है। हिस्टोरिया, इसका मीनिंग है नॉलेज एक्वायर बाय इन्वेस्टिगेशन। कि एक ऐसा ज्ञान जो कि अनुसंधान या खोजबीन के द्वारा प्राप्त किया जाए। तो देखिए, सिर्फ वो ही ज्ञान नहीं है इसमें जो हमने खोज कर निकाल लिया, ऐसा बहुत सा ज्ञान है जो पीछे का ज्ञान, हिस्ट्री, स्टडी ऑफ पास्ट हिस्ट्री है। देखिए बच्चों, इतिहास हम क्यों पढ़ें, इसका संबंध किससे है? इतिहास या हिस्ट्री का संबंध हमारे लाइफस्टाइल, हमारे डेली रूटीन, हमारी जिंदगी के हर एक चीज के साथ है। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, अर्थशास्त्र हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज हो, चाहे हमारा रहना सहना हो, चाहे हमारी साइंस, हमारा विज्ञान हो। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिससे कि हमारी हिस्ट्री कनेक्टेड ना हो। अब हम इससे पढ़े क्यों, क्या इसका फायदा है? हम एक बात सुनते हैं कि बच्चे कहते हैं कि पीछे कुछ हो गया, कुछ अच्छी बुरी घटनाएं होगी, राजा मर गया, जिंदा हो गया, तो उससे हमारा क्या वास्ता, हम उसे क्यों पढ़ें? देखिए बच्चों, अगर हमें अपने पीछे का कल, अपने पास्ट का पता होगा, उसमें हमारे क्या अच्छे क्या बुरे अनुभव रहे हैं, तो उसी के आधार पर हम अपना भविष्य तय कर सकेंगे, अपने भविष्य की रणनीति बना सकेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब हम शुरू करते हैं, इतिहास शुरू कहां से हुआ, इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास है क्या? हमारी पृथ्वी का जन्म लगभग 13.2 बिलियन वर्ष या फिर अर्ब वर्ष कहें, इतने समय पहले हुआ था। उस समय तक मानव का कोई अस्तित्व नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम आज इस दुनिया में पहुंच गए? पृथ्वी ठंडी हुई, सूर्य का टुकड़ा था, उसमें कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं हुई, उससे कुछ प्रोटीन या कुछ विटामिन का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे छोटे छोटे अणुओं में बदलता गया। के कारण कुछ छोटे छोटे जीव और उनके क्रमबद्ध विकास के कारण आज का मानव पैदा हुआ। इसके लिए हमें बहुत सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ा। तो मानव का जो उद्गम था वो हुआ था पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में हुआ था। लेकिन आज के समय मानव पृथ्वी के लगभग हर महाद्वीप, एक अंटार्कटिका को छोड़कर हर जगह है, और अंटार्कटिका में पहुंच चुके हैं हम। हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेष प्रकार के भू वैज्ञानिक, सब लोग अंटार्कटिका में भी पहुंच चुके हैं। और तो और हमने दूसरे ग्रहों जैसे मंगल और चांद पर भी अपने कदम या अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। अब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मानव, पूरब की अफ्रीका की वादियों में रहने वाला, वहां के जंगलों में रहने वाला, जिसका पृथ्वी के किसी और जगह से कोई वास्ता नहीं है, जिसके होने या ना होने से पृथ्वी का क्लाइमेट, यहाँ के वातावरण, यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ के इतनी बड़ी जाति जनजाति, पशुओं की विविधता की से जो जातियां हैं, हमारे पौधों की जातियां, उन पर कोई भी अंतर नहीं है। मनुष्य के होने या ना होने से उन पर कोई भी प्रभाव नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि हजारों वर्षों, करोड़ों वर्षों के क्रमबद्ध विकास से आज हम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि मनुष्य ही इस पूरे संसार में हावी है। जहां देख लो, चाहे हम न्यूक्लियर पावर की बात करें, चाहे हम बड़े बड़े बांधों की, हथियारों की, कितनी फैक्ट्रियों की बात करें, हवाई जहाजों की, ट्रेन की, बसों की बात करें, इतना विशाल नेटवर्क हमने बना लिया है। क्या हम यही मानव है कि जो पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में रहा करता था? इतना क्या चेंज आ गया? सोचने की बात है। इसी को हम इतिहास में पढ़ेंगे। ऐसा क्या था कि यूरोप, जो प्रथम और विश्व युद्ध की त्रासदी झेल चुका था, जिसका जन्म, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म सिर्फ और सिर्फ यूरोप था, हालांकि और भी शक्तियां थी, इतना आपसी रंजिश उन देशों में, इतना तनाव, उसके बावजूद आज यूरोप एक ऐसा देश है जहां पर इतनी शांति से लोग रहते हैं। सबसे अगर शांतपूर्ण क्षेत्र की बात करें विश्व में तो वो यूरोप है। एक देश दूसरे देशों के अंदर बाउंड्रीज नहीं है, जैसे अपने बाउंड्रीज में भारत पाकिस्तान में वैसी बाउंड्रीज नहीं है वहां पर।
कितना अच्छा मुक्त व्यापार क्षेत्र, लोगों का आना जाना कितना सरल हो चुका है। वही देश, वही अखंड भारत, जिसके बारे में अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, बहुत से पुराने ग्रंथों में जिसका उल्लेख किया गया है, वो आज इस कदर पहुंच चुका है कि दो देशों में बंटा गया, 2 से 3 हो गए, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया। इनमें इतनी खटास आ गई, रिश्तों में इतनी कटुता आ गई कि एक दूसरे को दुश्मन कहकर बुलाने लग गए। बीच में राजनीतिक बाउंड्रियां आ गई जिसे हम पार नहीं कर सकते। कुछ शहरों में ऐसे शहर हैं जिनके बीच में से बॉर्डर निकल गए। क्या ये वही देश था जो एक अखंड भारत की संस्कृति कहलाता था, एक अखंड भारत के रूप में विश्वविख्यात था? यहाँ के राजाओं ने एकीकरण करके सिकंदर जैसे महान एक आक्रमणकारी को भी वापस भेजने को मजबूर कर दिया। क्या ये वही भारत देश है? क्या इतना परिवर्तन आ गया? हम सब इन चीजों के बारे में इन्हीं अध्यायों में जानेंगे, इसी हिस्ट्री में जानेंगे। अब आपके 11वीं में है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास कैसा है, उसके क्या मायने हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, हम अब आगे से शुरू करेंगे। जैसे कि आपका पहला अध्याय है अर्लियर सोसाइटी। यानी कि हमारा पूर्व का या हमारा प्रारंभिक समाज। देखिए, हमारा जो पूरा का पूरा इतिहास है वो सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक नोट क्या है, एक करेंसी क्या है? हम एक नोट को भांपते हैं, लेकिन वही नोट को कोई पशु भांप सकता है? क्या आप किसी बंदर को या किसी चिंपांजी को देकर 500 रुपए कह सकते हैं कि केले मुझे दे दे? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर वही नोट हम किसी मनुष्य को कहें तो वो उसे समझ सकेगा। कितनी आपसी समझ है इसमें। अब हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इस कैमरे को किसने बनाया है, इस बोर्ड को किसने बनाया है, आप नहीं जानते। इस पूरे नेटवर्क जो इंटरनेट है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मैं किसी को भी नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। लेकिन वो हमारे इस क्लास, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में कितना बड़ा रोल निभा रहे हैं। क्या है ये हमारा सहयोग ही तो है आपस में जो हम कर रहे हैं। इसी को हम ह्यूमन विकास या मानव विकास कहेंगे। जैसा कि एक फैक्ट्री, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, एक फैक्ट्री है कोई, एक उद्योग है कोई, किसी कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है, तो क्या हम किस चीज को फैक्ट्री कहेंगे, किसे हम उद्योग कहेंगे? क्या उसमें काम करने वाले श्रमिक ही वो उद्योग है? लेकिन अगर इन सभी श्रमिकों को निकालकर नए श्रमिकों की भर्ती कर दी जाए तो क्या फिर ये उद्योग नहीं खिलाएगा? क्या इसकी जो उपस्थिति है या इसका वजूद है वो खत्म हो जाएगा? तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि श्रमिक है जो उद्योग है। तो फिर क्या है उद्योग? क्या इसकी बिल्डिंग वो उद्योग है? अगर किसी मानवीय या किसी कुदरती त्रासदी के कारण ये फैक्ट्री खत्म हो जाए, ये जमीन हो जाए, कोई भूकंप आ जाए, इससे ये फैक्ट्री खत्म हो जाए, तो क्या इस फैक्ट्री का, इस उद्योग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? फिर भी होगा, क्योंकि नई फैक्ट्री नई बिल्डिंग बना लेंगे और वहां पर अपना काम शुरू कर देंगे। तो क्या इसका फैक्ट्री का अस्तित्व इसके सीईओ, इसके प्रबंधक या इसके शीर्ष अधिकारियों से है या इसके मालिकों से है? तो ऐसा भी नहीं है। अगर किसी परिस्थितिवश उनके मालिक, उसके सीईओ, इनकी मृत्यु हो जाए तो नए सीईओ आ जाएंगे, लेकिन ये फैक्ट्री तो रहेगी। फिर क्या है? क्या उसमें जो प्रोडक्शन लाइन है, जिसके कारण जो उपकरण है उनके द्वारा जो फैक्ट्री से माल तैयार किया जा रहा है, वो उपकरण है फैक्ट्री? अगर किसी कारण से वो सभी उपकरण खराब हो जाएं, कोई देश आकर उन पर बम गिरा दे, तो क्या वो फैक्ट्री खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, फिर भी चलेगी, नए मशीनें आ जाएंगी। तो फैक्ट्री है क्या? कुछ लोग कहेंगे सर जिसमें शेयर हैं, जो इसमें धन लगाया गया है, ये फैक्ट्री है। तो अगर ये फैक्ट्री को दिवालिया घोषित कर दिया जाए सरकार के द्वारा या उनके मालिकों के द्वारा कि इसके पास कोई भी शेयर नहीं है, सभी के सभी शेयर खत्म हो जाएं, तो ये क्या ये फैक्ट्री खत्म हो जाएगी?
हो सकता है कोई नया बंदा आए, कोई नया व्यक्ति आए, वो इसमें इन्वेस्ट कर दे, इसमें निवेश कर दे, फैक्ट्री तो ये फिर भी रहेगी। तो फिर फैक्ट्री है क्या? फैक्ट्री सिर्फ सरकार या मनुष्य, कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कैसे भी हो, कोई खास व्यक्ति हो या कोई फर्म हो, इनके बीच किया गया एक फिक्शनल, एक ऐसा समझौता जो हम देख नहीं सकते, एक ऐसा लीगल समझौता है जिसके द्वारा ये बंधे हैं, वो है फैक्ट्री। फैक्ट्री कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे हम देख लेंगे, है ना। और ये कौन कर सकता है? क्या ये चिंपैंजिन कर सकते हैं? जैसा दावा किया जाता है कि हम चिंपैंजिन, या कुछ के द्वारा दावा किया जाता है कि हम बंदरों की वंशज हैं, जो बंदर थे वो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, या चिंपैंजिन हमारे एंसेस्टर थे। तो क्या वो इन प्रकार की परिकल्पनाएं, इन प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपसी सहयोग सबसे ज्यादा मनुष्य में ही है। एक अन्य उदाहरण से समझाया गया कि क्या यदि किसी बंदर को या किसी चिंपैंजिन को किसी एक वीरान आइलैंड में, एक द्वीप में छोड़ दिया जाए तो सरवाइव कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। लेकिन क्या अगर किसी मनुष्य को छोड़ दिया जाए, हो सकता है वो भी कर ले, लेकिन दोनों की तुलना में एक चिंपैंजिन बेहतर तरीके से वहां पर सरवाइव करेगा, मुझसे तो बेहतर करेगा, मैं ये जानता हूं, ठीक है ना। लेकिन क्या अगर एक चिंपैंजिन और एक मनुष्य के बीच में द्वंद्व, उनके बीच में लड़ाई करवा दी जाए तो कौन जीतेगा? बिल्कुल चिंपैंजिन जीतेगा। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि चिंपैंजिन में मनुष्य की तुलना में बाहुबल भी अधिक है और फुर्ती भी अधिक है। लेकिन अगर 5 चिंपैंजिन 5 मनुष्य हो जाएं तो फिर भी चिंपैंजिन जीतेगा। लेकिन अगर 1000 चिंपैंजिन और 1000 मनुष्य हो तो ये बात, ये इसमें इनकी जो द्वंद्व होगा, इनकी लड़ाई होगी, इनमें कौन जीतेगा? स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य जीतेगा। और ये क्यों जीतेगा? क्योंकि मनुष्य में आपसी सहयोग, आपसी समझ बहुत अधिक होती है उनकी तुलना में, चिंपैंजिन की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य का ये आपसी विकास ही था जो हमें यहां तक ले आया। कहां पर एक मनुष्य पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में भटक रहा था, उसके वजूद के कारण, उसके एग्जिस्टेंस के कारण इस संसार पर कोई अंतर ही नहीं था, चाहे वो हो चाहे ना हो। लेकिन आज का मनुष्य पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में की हुई है, भगवान से पंगे ले रहा है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना। अब हम आपके जो चैप्टर है, आपके अध्याय हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस है आपका, कैसे आपने पढ़ना है। इतना विशाल हमारा इतिहास है, हर चीज से हमारा इतिहास संबंधित है, चाहे कुछ भी हो, है ना बच्चों। अब सबसे पहले है आपका चैप्टर अर्लियर सोसाइटी, जो प्रारंभिक समाज है, सेक्शन ए है इसमें, जो हमारा प्रारंभिक समाज है। देखिए हम शुरू कैसे हुए, ऐसी क्या घटनाएं हुई कि 6 लाख वर्ष पूर्व जो मानव था, लेकिन आज जो मानव है वो ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध विकास ही हुआ होगा ना, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल एकदम ही सब कुछ विज्ञान ने तरक्की कर ली, धीरे धीरे हुआ होगा। पहले पहिए की खोज हुई, अग्नि की खोज हुई, उसके बाद क्रमबद्ध विकास के तहत हम घरों में या कॉलोनियां बनाकर रहने लग गए, खुद के कच्चे घर थे, पक्के जैसे भी थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें और विकास हुआ, हथियार बनाने लग गए, सामान को जमा करने लग गए। जो सामान पहले तुरंत ही खा लिया जाता था, जो शिकार था, पहले शिकार किया उसको 1 आध दिन में खा लेते थे, लेकिन कभी ऐसा समय भी आता था कि शिकार नहीं मिला तो 2 दिन भूखे भी रहना पड़ता था। तो उन्होंने सामान को संग्रहित करना, स्टोर करना शुरू कर दिया, इससे उनका विकास हुआ। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जानवर थे जिनको पालतू बना लिया गया, जो जंगल के जानवर थे अपने काम के लिए। अब गधों ने मनुष्य को पालतू क्यों नहीं बनाया, मनुष्य ने ही गधों को पालतू क्यों बनाया, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान है, उसमें आपसी सहयोग की भावना है,
फिक्शन है। सिर्फ दूसरे जानवरों की तरह में वो भौतिक चीजों पर विश्वास नहीं करता, ठीक है ना। अगर हम किसी को पैसे दे देंगे तो वो उसको ले लेगा किसी वस्तु के बदले में, लेकिन एक गाय, एक बंदर या एक हाथी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि में आपसी समझ विकसित हो चुकी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये नोट लेना और आपसी समझ विकसित होना, इनका आपस में क्या संबंध है। तो देखिए, जो हमारी करेंसी है, जो हमारे नोट है, जो हमारी मुद्रा है, ये जारी कौन करता है? हमारी सरकारें जारी करती हैं, हमारे वित्त मंत्रालय या हमारे जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक, वो जारी करते हैं। तो उन्होंने एक बाउंड जारी किया कि हम इस धारक को 100 रुपए या 500 रुपए अदा करने का वचन देते हैं, ऐसा नोटों पर लिखा होता है ना। तो हमने उस विश्वास के आधार पर उसे करेंसी मानकर बाजार में चलन में लाए। अगर किसी को कुछ 100 रुपए का सामान चाहिए तो हम उसको 100 रुपए का नोट दे देंगे। क्या वो नोट, उसमें लगी, उसमें यूज हुई सामग्री उस 100 रुपए की केलों के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारा आपसी सहयोग, आपसी समझ इतनी विकसित हो चुकी है कि हम एक कागज के टुकड़े की तुलना एक 100 रुपए के मूल्य के बराबर के या 2 किलो 3 किलो केलों के बराबर मान सकते हैं। ये मनुष्य की समझ ही तो है। तो ये अर्ली सोसाइटी में क्या था? 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर, एक तो लगभग था 1 लाख वर्ष पूर्व का इतिहास, और उसके बाद है 1 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तथा तीसरी और अंतिम स्टेज जो अर्लियर, जो पीछे का पुराना इतिहास है, वो थी 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 2 से 3,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास। ठीक है ना बच्चों। अब इसमें अगला जो टॉपिक है, इसी अर्ली सोसाइटी में राइटिंग एंड सिटी लाइफ। देखिए बच्चों, एक मनुष्य जो जंगलों में रहता है, जंगलों में सरवाइव कर रहा है, वो कैसे जंगल से बाहर आया, कैसे छोटी छोटी समूहों में, छोटी छोटी कॉलोनियों में रहने लग गया था। और वो कॉलोनियां धीरे धीरे इतनी बड़ी होगी कि उन्होंने शहरों का रूप ले लिया, व्यापार करने लगा मनुष्य। ऐसा क्या हुआ, इस अध्याय में हम इसके बारे में जानेंगे। और आपसी समन्वय, आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी भाषा, हमारा इंटरेक्ट, हमारा संवाद किसी के साथ। जब तक वो नहीं होगा तो हमारी सभ्यता विकास कैसे करेगी। इन सभी के लिए राइटिंग एंड सिटी लाइफ के बारे में हम इस अध्याय के अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो हमारा है एम्पायर, साम्राज्य। अब ये क्या थे? मनुष्य सबसे पहले 20 के 30 के झुंडों में रहा करता था। उसके पास लाइफ स्टॉक थे, मवेशी थे, कुछ खेती की, एग्रीकल्चर की चीजें थी, स्टोर किए हुए ग्रेन्स, राइस आदि सभी थे। तो उसे खतरा खाने लगा कि हो सकता है कुछ और कबीलों के या और समूहों के लोग हमारे पास आए, ये सब कुछ लूट कर ले जाएं। तो क्या हुआ कि 50 लोगों ने जैसे मिलकर एक व्यक्ति को अपना मुखिया चुन लिया। तो कहा कि आप हमारे धान, हमारे गेहूं, हमारे अनाज, हमारे ग्रेन की सुरक्षा करेंगे, हमारे मवेशियों की सुरक्षा करेंगे, बचाएंगे कि कोई दूसरा बंदा हमला करके इनको ना ले जाए। और ये ग्रुप धीरे धीरे 50 से 100 के हो गए। फिर जो ऐसे 100 के 2 या 3 ग्रुप थे, उन्होंने मिलकर एक बड़े के ग्रुप का निर्माण कर लिया, और ये धीरे धीरे बढ़ता गया, ये सभ्यताओं में परिवर्तित हो गया, और इतने बड़े साम्राज्य को बनाकर उस पर राज किया जाने लगा। और उनका उद्देश्य क्या था कि हम आपको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, बेहतर वातावरण सर्वाइव करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करेंगे। लेकिन ये जो साम्राज्य बन गए थे, इसके बाद इनका उद्देश्य परिवर्तित हो गया, ये साम्राज्यवादी हो गए। इनका क्या काम था? सिर्फ यही नहीं कि अपने राज्य की हिफाजत करें, बल्कि दूसरे राज्यों पर हमला करके उन्हें भी अपने क्षेत्र में मिलाने लग गए।
साम्राज्यवादी नीतियों का उद्गम हुआ। तो हम इन साम्राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये साम्राज्य आए, और मुख्यतः पढ़ेंगे इसमें रोम एम्पायर, रोम साम्राज्य के बारे में, जो कि आज के यूरोप में स्थित है। सबसे ज्यादा चुल मचाने वाला राज्य था रोम राज्य विश्व के इतिहास में। इसके बाद जो आपका तीसरा इसी में एम्पायर में अगला टॉपिक है वो है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, मध्य इस्लामिक लैंड या भूमि। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस्लाम क्या है, सबसे पहले तो हम इसे जानेंगे, और इस्लाम को जानने से पहले हम जानेंगे धर्म क्या है। देखिए बच्चों, हजारों वर्षों पूर्व से ये परंपराएं रही हैं कि, या ऐसी होनी भी चाहिए कि आपसी सहयोग या आपसी समन्वय को बनाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, जिस पर हमारा पूरा समाज ध्यान देगा या सहमति रखेगा अपनी। और ये नियम धीरे धीरे लोगों को जोड़ने के लिए, उन्हें एकीकृत करने के लिए अच्छे मोरल वैल्यूज, अच्छे नैतिक गुणों को, नैतिक नियमों को, सिद्धांतों को अपनाने के लिए एक संरचना बनाई गई थी, जिसे धीरे धीरे कहा जाने लगा धर्म या रिलीजन। ठीक है ना बच्चों। अब विश्व के बहुत सारे क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र, जिसमें अलग अलग पृथक पृथक रूप से धर्मों की स्थापनाएं हुई। जैसे यूरोप का क्षेत्र, वहां पर ईसाई क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई। क्यों हुई थी? वहां पर लोगों में नैतिक गुण लगभग खत्म हो चुके थे। आप मनुष्य था, जब वो मनुष्य के साथ ही इस तरह से भेद रखने लगा, तो ये सब शुरू हुआ। के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद इस्लाम आया। इस्लाम का उदय कैसा हुआ? जो सऊदी अरेबिया था, आज का सऊदी अरब, वहां पर इसका उद्गम कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां रही होंगी, इस्लाम क्या है, उसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। इसके बाद है नोमैडिक एम्पायर्स। इसके बारे में भी इस अध्याय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है चेंजिंग ट्रेडिशन, आपका अगला अध्याय। यानी कि परंपराओं में बदलाव। क्या की परंपराएं, कुछ धर्मों के कारण कुछ खास रीतियां प्रचलन में आ गई थी। कैसा कुछ करना है, कौन राजा होना चाहिए, राजा कैसा बनना चाहिए, किस प्रकार से राजा को बनना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इनमें खामियां आ गई, तो बहुत सी जगह इनका विरोध हुआ, बगावतें हुई, विप्लव हुए, प्रदर्शन हुए, क्रांतियां हुई, रिवॉल्यूशन हुए। तो इसके कारण इन परंपराओं में बदलाव आना लगा, जो कि स्वाभाविक था और जरूरी भी था, ताकि मनुष्य का जो अंतरिम मकसद है खुश रहना और एक बेहतर जीवन की तलाश, उसको प्राप्त किया जा सके परंपराओं में बदलाव के जरिए। जो पुरानी रूढ़िवादी बुरी परंपराएं, बुरे रिचुअल्स थे, बुरे ट्रेडिशन थे, उनको खत्म करके उनकी जगह नए परंपराएं लाएंगी। इन्हें कहेंगे हम परंपराओं का बदलाव। ये बदलाव कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका अगला जो इसमें है वो है चेंजिंग ट्रेडिशन में थ्री ऑर्डर्स। ये क्या है? देखिए, शुरू से ही जो हमारी सोसाइटी है वो किसी ना किसी पार्ट में, किसी न किसी ऑर्डर में डिवाइडेड है, उसमें बंटी हुई है। जैसे कि रोम एम्पायर, वो भी तीन पार्ट्स में था। जो एक उच्च वर्ग था, जिसमें पादरी थे, जिसमें बाबे थे उनके। उसके बाद था अभिजात वर्ग, जो पैसों वाले थे। और लास्ट थे लेबरर क्लास, जो कृषक वर्ग था, इसमें या मजदूरी करने वाले, चाहे फैक्ट्रियों में हो चाहे कहीं पर भी हो, ये थे। ये कैसे एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, कौन किस पर अत्याचार कर रहा था, कौन किसका शोषण कर रहा था, क्या कुछ हो रहा था, इसी अध्याय में हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद है हमारी कॉन्फ्रेशन ऑफ कल्चर, हमारी संस्कृति के बारे में। अगला अध्याय है टुवार्ड्स मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की ओर। अब आधुनिकीकरण क्या है?
देखिए, जब भी हम कुछ नए या एडवांस समाज में कदम रखेंगे, एडवांस देश में, एडवांस कल्चर में कदम रखेंगे, तो उसे हम कहेंगे आधुनिकीकरण। पहले की तुलना में जब भी हमें ज्यादा मिलेगा या कुछ खास खोज होगी तो वो होगी आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण की ओर टुवार्ड्स मॉडर्नाइजेशन। ठीक है ना बच्चों, इस अध्याय में हम किस किस चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इससे पहले तक हम सिर्फ खेती करते थे, कुछ जरूरी कपड़ा बुनते थे, थोड़ा बहुत व्यापार था जो कि हमारे मोतियों पर, हमारे आभूषणों, हमारे ऑर्नामेंट्स या छोटे छोटे ट्रेडिशन या कुछ हमारे छोटे छोटे कल्चर उनके द्वारा बनाए गए पोट्री, इन छोटी छोटी चीजों पर हमारा जो बिजनेस था, हमारा ट्रेड था, वो डिपेंड था। लेकिन इसके बाद आए उद्योग, इंडस्ट्रियल। सबसे पहले आए थे ये यूरोप में, इंग्लैंड में आए, उससे हो गया औद्योगिक क्रांति। अब इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, उसको चलाने के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए था, जो कि दूर दूर जो देश फैले थे उनमें जाकर उपलब्ध हो सकता था। तो अंग्रेज, ब्रिटिशर्स या ज्यादा से ज्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग थे वहां पर गए, उन्हें अपनी कॉलोनी, अपना उपनिवेश बनाया और वहां के संसाधनों का, रिसोर्सेज का दोहन किया और अपने देश में भेजा, उद्योगों को मजबूत किया। ये था औद्योगिकरण। कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे इसने इतने बड़ी सोसाइटी को इम्पैक्ट किया, पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी गुलामी में, अपने उपनिवेशवाद में जकड़ लिया, इन सभी बातों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो इसी में आपका अगला है पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हाँ जी, वही चीज है कि उस पथ क्या था उसका, कैसे जो आधुनिकीकरण है वो आएगा, कैसे विश्व युद्ध हुए, विश्व युद्ध के कारण कितनी हानियां हुई, उसके बाद ये निर्धारित किया गया कि ऐसे युद्धों से भविष्य में बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जिसे बीच में यूएनओ भी कह दिया गया नाम परिवर्तित करके, इन सभी की स्थापना हुई ताकि विश्व में शांति और समन्वय को स्थापित किया जाए। कैसे हमारे मॉडर्नाइजेशन में कदम बढ़े। एक वो मनुष्य था, एक वो मानव था 16 लाख वर्ष पूर्व, जिसको कुछ चीज का पता ही नहीं था, उसके होने या ना होने से पृथ्वी पर कुछ असर ही नहीं था। लेकिन आज का मनुष्य, इसने इतना विकास कर लिया है, पूरे विश्व को अपने दायरे में ले लिया है, पूरे संसार को, चाहे वो मिसाइलों से हो, कितना आधुनिक सामान, रेल हो, हवाई जहाज हो, हर क्षेत्र तक हमारी पहुंच है। एक मनुष्य जिसको अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जाने में कुछ हजार साल लगे, लेकिन आज की आधुनिकता देखिए, हम चंद ही घंटों में हवाई जहाज के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका के किसी भी देश में जा सकते हैं। कितना मॉडर्नाइजेशन, कितना आधुनिकीकरण हो चुका है। अब बच्चों, आने वाले जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर होगा हमारा अर्ली सोसाइटी, उस पर हम वाइडली डिस्कस करेंगे क्या थी अर्ली सोसाइटी, कैसे एक ह्यूमन ने सर्वाइव किया, दूसरे देशों में गया, कैसे हमारे कल्चर, हमारे आसपास के इलाकों का विकास हुआ, हमारी साइंस का विकास हुआ, इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।